चलिए बच्चों, तो अब हम आज हल करने जा रहे हैं लोक शिक्षा संचालनालय द्वारा जारी किए गई प्रश्न बैंक की इकाई 3 यूनिट 3 विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस इकाई पर कुल 5 अंक आवंटित हैं और इस इकाई से 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाना है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी बात करते हैं। तो इसमें सभी प्रश्न हमारे 5 अंक के ही हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, कोल-रॉस के नियम को परिभाषित कीजिए। तो और इसी के में दूसरा बी ऑप्शन दिया हुआ है 0.025 मोल पर लीटर मीथेनॉइक अम्ल की चालकता 46.15 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। इसकी वियोजन की मात्रा एवं वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। दिया गया है लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस बराबर 349.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एवं लैम्डा इनफाइनाइट HCOO माइनस इज इक्वल टू 54.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो चलिए सबसे पहले ए खंड की बात करते हैं, जिसमें आपको कोल-रॉस का नियम लिखना है। तो कोल-रॉस का नियम बहुत ही सिंपल सा है। कोल-रॉस ने सन 1876 ईस्वी में निम्नलिखित नियम प्रतिपादित किया। अनंत तनुता पर जब समान वैद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित हो जाता है, अनंत तनुता पर जब समान विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित हो जाता है तथा अंतर आयनिक आकर्षण नगण्य हो जाते हैं, तब वैद्युत अपघट्य की आणविक चालकता प्रत्येक आयन का एक निश्चित योगदान होता है। इस अवस्था में अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की आणविक चालकता का मान उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर आयन चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है नियम का, कि उसकी अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की आणविक चालकता का मान धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर आयन चालकताओं के योग के बराबर होता है। ये यहाँ पर इसका मुख्य भाग है। और इसके बाद इसका हम व्यंजक लिख देंगे। ये व्यंजक है, यहाँ पर जो है ये व्यंजक भी जरूरी है लिखना आपको। ये है, ठीक है, लैम्डा इनफाइनाइट m इक्वल टू एक्स लैम्डा इनफाइनाइट a प्लस y लैम्डा इनफाइनाइट c। यहाँ पर लैम्डा इनफाइनाइट a तथा लैम्डा इनफाइनाइट c क्रमशः ऋणायनों तथा धनायनों की अनंत तनुता पर आयनिक चालकताएं हैं। कोल-रॉस का ये जो नियम है, इसे आयनों का स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहा जाता है। अब दूसरा प्रश्न देखिए जो दिया हुआ है, आंकिक प्रश्न। इसमें आपको दिया गया है मीथेनाइक अम्ल की सांद्रता 0.025 मीथेनाइक अम्ल विलयन की चालकता दी हुई है आपको 46.15 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और H प्लस और HCO माइनस आयन की यहाँ पर आपको चालकताएं भी दी गई हैं। तो यहाँ पर कोल-रॉस का नियम जब आप लगाएंगे तो कोल-रॉस का नियम कहता है कि अनंत तनुता पर आणविक चालकता का मान उसके द्वारा उत्पन्न ऋणायनों और धनायनों की चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो हम H प्लस और HCO माइनस की चालकता को जोड़ेंगे तो ये हमारी चालकता यहाँ पर आ जाएगी 402.2 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसके बाद आयनन की मात्रा अल्फा से दर्शाते हैं। इसका मान किसी भी तनुता पर आयनी चालकता और अनंत तनुता पर आयनी चालकता के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम 46.15 को 404.2 से भाग देते हैं तो वियोजन की मात्रा आ जाती है अल्फा 0.1142। इसके बाद हम यहाँ पर गणना करेंगे वियोजन स्थिरांक की। तो वियोजन स्थिरांक का सीधा सा संबंध है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर हम C सांद्रता है जो दी हुई है 0.025 और अब वियोजन की मात्रा अभी हमने निकाल ली है 0.1142। तो इसका मान रख करके हल करेंगे तो यहाँ पर वियोजन स्थिरांक का मान आपका आ जाएगा 3.7 गुणित 10 की घात ऋण 4। तो इस तरह से आपके आंसर हो गए वियोजन की मात्रा 0.114 और वियोजन स्थिरांक 3.7 गुणित 10 की घात ऋण 4। चलिए इसके बाद इसका इंग्लिश वर्जन भी यहाँ पर है, क्या है
define the law of Kohl-Ross, and second part is the conductivity of 0.025 mole per liter methanoic acid is 46.15 Siemens centimeter square mole inverse. Calculate its degree of dissociation and dissociation constant given lambda infinite H plus is equal to 349.6 Siemens centimeter square mole inverse and lambda infinite HCO minus is equal to 54.6 Siemens centimeter square mole inverse. And first part is Kohl-Ross law. So Kohl-Ross in 1876 proposed following law: at infinite dilution, when all the electrolytes are completely dissociated and the interionic attraction are negligible, each ion makes a certain definite contribution to the conductivity of electrolyte respective of the nature of other ions with which it the conductivity of the electrolyte respective of the nature of other ions with which it is associated. The value of molar conductivity of the electrolyte at infinite dilution is the sum of the ionic conductivities at infinite dilution of cations and anions. Here main part of the law is electrolyte at infinite dilution, the sum of ionic conductivities at infinite dilution of cation and anion. Then after derivation is lambda infinite m is equal to x lambda infinite a plus y lambda infinite c. Here lambda infinite x lambda infinite a and y lambda infinite c are the ionic conductivities of anions and cations respectively. This law is sometimes called the law of independent migration of ions. Then second part of the question is in this question already given methanoic acid concentration 0.025 mole per liter, conductivity of methanoic acid solution 46.15 Siemens centimeter square mole inverse, and molar conductivity of H plus ion is 349.6 and HCO minus is 54.6. So by the Kohl-Ross law, molar conductivity at infinite dilution is the sum of ionic conductivities at infinite dilution. So plus H plus conductivity of HCO minus and H plus, then here your molar conductivity of HCO minus is 404.2 Siemens centimeter square mole inverse. Then relation between dissociation constant is not dissociation constant, degree of dissociation is alpha is equal to lambda Vm upon lambda infinite m. So put the values of lambda Vm and lambda infinite m and just calculate, then your answer is 0.1142. This is degree of dissociation. Then dissociation constant is Ka for acid is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. Then put the value of C and alpha, and then after the calculation your answer is 3.7 into 10 to the power minus 4. So your answer is degree of dissociation is 0.1142 and dissociation constant is 3.7 into 10 to the power minus 4. This is your first question. Then next is second question of this unit is मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन करो. तो सबसे पहले तो हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाएंगे, चित्र के अनुसार समझाएंगे. तो हम उसका नामांकित अच्छा सा चित्र बना देंगे, ये आपको दिख रहा है, ठीक है. इसके बाद फिर चित्र के अनुसार ही जैसा आपको चित्र में दिख रहा है उसके अनुसार ही डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा. इसमें प्लैटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई प्लैटिनम की एक पतली पत्ती का इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन आयन H प्लस के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबाकर रखा जाता है. यह कांच की एक नली से ढका रहता है. नली में से एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है. प्लैटिनम पर
हाइड्रोजन गैस अवशोषित होती है तथा शीघ्र ही H2 तथा H3O+, एक्चुअली दिस इज H3O+, आयनों के बीच साम्य स्थापित हो जाता है। परिस्थिति के अनुसार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड एवं कैथोड दोनों की भांति कार्य करता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड C, एनोड होने पर सेल अभिक्रिया होगी H2 टेंड्स टू 2H++ 2E- एंड से इस इलेक्ट्रोड को सेल में बाईं ओर निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। H2 1 ATM PT हाफ सेल H प्लस 1.0 M। C, कैथोड होने पर सेल अभिक्रिया इस प्रकार होगी 2H++ 2E- टेंड्स टू H2, और इसको हम सेल में दाईं ओर दर्शाते हैं इस प्रकार से H+1.0 M हाफ सेल H2 1 ATM PT। करेक्ट। इस इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव स्वेच्छा से शून्य माना जाता है। फिर देखिए इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, इलस्ट्रेट द हाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विथ फिगर। नाउ फर्स्ट इज योर फिगर and description always according to figure. This is standard hydrogen electrode. So this consists of gas at 1 atmospheric pressure bubbling over a platinum electrode immersed in 1 m H plus at 25 degrees Celsius as shown in figure, according to figure, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक है। The platinum electrode is coated with platinum black to increase its surface. The hydrogen electrode thus constructed form a half cell which on coupling with any other half cell being to work on the principle of oxidation or reduction, electrode depending upon the circumstance work both as anode and cathode. Then if this acts as anode, then reaction is represented as like this. Then if it is works as a cathode, then reaction is 2H plus 2 electron tends to H2, and it is represented as like this H plus 1.0 M half cell H2 gas 1 atmospheric pressure and PT. Standard hydrogen electrode C is arbitrarily assigned a potential of 0. Correct. Then this is your second question. Then third question of the unit is विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी, लवणों, आयनों व यौगिकों का मानक अपचयन विभव के वृद्धि क्रम में क्रमबद्ध समूह विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाता है। फिर इसकी आप विशेषताएं लिख देंगे, कोई भी 5, जैसे यहाँ पर हमने लिखी है बिल्कुल सिंपल सी। इस श्रेणी के मध्य में हाइड्रोजन है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है। सेकंड, इस श्रेणी में ऊपर से नीचे चलने पर आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। थर्ड, श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर अपचायक क्षमता बढ़ती है। श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती है तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर चलने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती है तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता घटती है। देन फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इन इंग्लिश वर्जन, what is an electrochemical series? Write its characteristics. So firstly you define electrochemical series like this: a list of elements or ions arranged in the increasing order of their standard reduction potential, which are determined with respect to C. That means standard hydrogen electrode is called electrochemical or activity series. Then write any 5 characteristic of electrochemical series like this. You can take screenshot for further study. Then our next question is, हमारा अगला प्रश्न है इस इकाई का चौथा प्रश्न, मोलर चालकता किसे कहते हैं? विभिन्न चालकताओं पर तनुता का प्रभाव लिखिए। तो सबसे पहले हम मोलर चालकता की परिभाषा लिखेंगे।
तो 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम से दर्शाते हैं। इसकी इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। फिर इसका हम मैथमेटिकल जो पैटर्न है वो भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी, देन लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, करेक्ट। उसके बाद चालकता का प्रभाव लिखेंगे। तो विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव, ये क्या होता है? चालकता, विशिष्ट चालकता क्या होती है? 1 घन सेंटीमीटर में उपस्थित आयनों की चालकता होती है। तो तनुता बढ़ाने पर क्या होता है? प्रति घन सेंटीमीटर में आयनों की चालकता कम हो जाती है। चूंकि प्रति घन सेंटीमीटर में उपस्थित आयनों की चालकता घटती है, कम होती है, इसलिए चालकता या विशिष्ट चालकता भी कम हो जाएगी। सेकंड, आणविक चालकता। तो आणविक चालकता विशेषता क्या है? विशिष्ट चालकता और तनुता का गुणनफल है। तो तनुता बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता का जो प्रभाव है घटने का वो कम होगा और तनुता के बढ़ने का प्रभाव अधिक होगा। तो फाइनली आणविक चालकता के मान में वृद्धि होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि प्रबल और दुर्बल जो विद्युत अपघट्य हैं उनकी आणविक चालकता में होने वाला परिवर्तन भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को दोबारा देख करके आप इसे नोट कर सकते हैं। बढ़िया विस्तृत आंसर जो यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? राइट द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ conductivity. So firstly you define molar conductivity. So molar conductivity is conductance of a solution containing 1 mole of electrolyte is called molar conductivity. It is represented by lambda m. Unit of molar conductivity is ohm inverse centimeter square mole inverse. Then lambda m is equal to kappa into V, and kappa lambda m is equal to kappa into 1000 upon m, where m is the molarity of the electrolytic solution. Then explain the effect of dilution. So firstly, effect of dilution on conductivity of specific conductivity. You know, specific conductivity, that means conductivity of ions of 1 cubic centimeter volume. Then on dilution, number of ions in cubic area decreases. That's why specific conductivity or conductivity also decreases, but molar conductivity increases. Why? Because dilution increases volume, correct. So this is your correct answer. You can take a screenshot for further study. Now I am going to next question, and the next question of the unit 3rd is विशिष्ट चालकता एवं सेल स्थिरांक क्या है एवं इनके मध्य क्या संबंध है। तो सबसे पहले आप विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो किसी विद्युत अपघट्य चालक के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा द्वारा व्यक्त करते हैं। यह विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। अतः कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, देन कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू 1 अपॉन ए, करेक्ट। देन यहाँ पर R क्या है? आपका प्रतिरोध है। A इलेक्ट्रोड के का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है और इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी है। तो देन फाइनली आपका ये हो जाएगा विशिष्ट चालकता की इकाई क्या हो जाएगी? कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन ओम इंटू सेंटीमीटर, करेक्ट। सो आंसर इज ओम इंटू सेंटीमीटर, करेक्ट। देन ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरह से सेल स्थिरांक की इकाई की डेफिनेशन आप लिखेंगे, ठीक है। और वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं डिटेल में यहाँ पर आपको नहीं पढ़ के बता रहा हूँ। आपको दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। ये देखिए, इसके तरह से उसके बाद फिर सेल स्थिरांक की इकाई सेंटीमीटर इनवर्स लिखने के बाद विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक में संबंध आप बताएंगे। क्या संबंध होता है? विशिष्ट चालकता सेल स्थिरांक और चालकता का गुणनफल होती है, ठीक है। फिर ये हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए डिटेल्ड आंसर इन सीक्वेंस, पर्टिकुलर सीक्वेंस। फर्स्टली यू डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विथ यूनिट, एंड देन सेल कांस्टेंट विथ यूनिट, एंड देन रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड द सेल कांस्टेंट, करेक्ट। तो दिस इज द रिलेशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस of cell constant. Specific conductance is equal to cell constant into conductance.
नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द यूनिट इज, इस इकाई का अंतिम प्रश्न जो इस प्रश्न बैंक में दिया हुआ है वो है 0.00241 m एस्टिक अम्ल की चालकता 7.896 × 10 की घात ऋण 5 सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता परिकलित कीजिए। यदि एस्टिक अम्ल के लिए लैम्डा इनफाइनाइट m का मान 390.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो तो वियोजन स्थिरांक क्या है। तो यहाँ भी बिल्कुल पहला प्रश्न जो था उसी के जैसा ही हल करेंगे। सबसे पहले हम आणविक चालकता निकालेंगे। तो यहाँ आणविक चालकता कैसे निकालेंगे, लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m। तो यहाँ पर आपको कप्पा दिया हुआ है 7.896 × 10 की घात ऋण 5 गुणित 1000 बटे क्या हो गया, मूल सांद्रता भी दी हुई है, मोलरता 0.00241। यहाँ से लैम्डा m निकल आएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका 33 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर इसको हम वियोजन के फॉर्मूले में रखेंगे, वियोजन की मात्रा अल्फा स्क्वायर लैम्डा Vm/, लैम्डा इनफाइनाइट m। तो यहाँ से हमारा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.0845070.423 नियर अबाउट। देन उसके बाद फिर हम वियोजन स्थिरांक के फॉर्मूले में रख देंगे k इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो हमारे पास C की वैल्यू भी आ गई है और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट कर ली है और कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी आपको दिया हुआ है और अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। इन दोनों की वैल्यू को रखकर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो मोलर चालकता यहाँ पर हो गई आपकी 33 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और वियोजन स्थिरांक हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻⁴। ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए देखिए यहाँ पर भी आपको गिवन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन एंड कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, जो दोनों चीज़ें दी हुई हैं। तो और साथ ही साथ में आपको एसिटिक एसिड सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर गिवन है। तो सबसे पहले आप लैम्डा m कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन इज 33 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देन इसको अपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्मूले में पुट करेंगे जो है अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा Vm/, लैम्डा इनफाइनाइट m। तो आपका अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। देन आप डिसोसिएशन कांस्टेंट के रिलेशन में इसको पुट कर देंगे C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। देन योर आंसर इज Ka इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻⁻⁴। दिस इज योर आंसर। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो आपके पास कई विकल्प हैं, आप वीडियो को बार बार देख सकते हो या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या ऐसा नहीं करना है तो ये यहाँ पर जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये इस PDF की लिंक है। तो आप इस लिंक के थ्रू ये जो PDF है आपके आंसर्स का, इसे आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम अगली इकाई के प्रश्न और उनके उत्तर लेके आएंगे अपने अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।